नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एंड देयर नोटेशन। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को समझने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्योंकि हम उन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को हम क्वांटम नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम नंबर। हमने डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है। उनमें से 4 जो मेन क्वांटम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड इनर क्वांटम नंबर। तो अब एक एक करके इन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं और इनकी हेल्प से इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो पहला जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम सब जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एन की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां लाई करती है? 1 से इन्फिनिटी तक लाई करती है। एंड वी कैन से दिस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया? हमने इस तरीके से क्या करते हैं, हम n को डिफाइन करते हैं। नाउ अब ये n डिटरमाइन क्या करता है? n डिटरमाइन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन साइज ऑफ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्बिट कैसे डिफाइन करता है? जैसे कि हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि किस तरीके से जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है किस पर डिपेंड करती है? n पे डिपेंड करती है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। उसी तरीके से हमने देखा था कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम यहां से कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको डिटरमाइन करती है? किसी भी ऑर्बिट के साइज और उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करती है? डिटरमाइन करती है। तो हम यहां से क्या बोल देंगे? इट डिटरमाइन एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिट। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा है हमारे पास? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। नंबर 2 क्वांटम नंबर इज orbital quantum number. We all know orbital quantum number is represented by small l. orbital quantum number किससे represent करते हैं? हम small l से represent करते हैं। and this small l can take value 0 to n-1। यानी ये किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए कहां से कहां लाई करता है? 0 से n-1 तक लाई करता है। तो जो l की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और कहां तक होगी? n-1 तक होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से n-1 तक होगी। और 0 से n-1 का मतलब 0 से कहां तक? 2 तक होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 0 1 और क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहां से एक और चीज देखने को मिल रही है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 3 वैल्यू निकल के आ रही है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n l कैन टेक n वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n l कैन टेक n वैल्यू। जैसे यहां पर n की 3 दे रहे, n इक्वल टू कितना दिया था? 3 दिया था। तो यहां पर l की कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है। ठीक है, नाउ हम यहां पर लिख देंगे ये क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिट। क्या डिटरमाइन करता है ये? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है। ना अभी एक और इंपॉर्टेंट बात इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में। अगर मेरे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दिया है तो मैं ये बता सकता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा। अगर मेरे पास किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दे रखा है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर गिवन है तो मैं ये बता सकता हूं वो इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दे रखा है और मेरे पास यहाँ पर क्या है? कुछ सब सेल है। क्या है? सब सेल है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L इज इक्वल टू कितना दिया है? 0 दे रखा है। तो L इज इक्वल टू 0 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा S सब सेल में होगा। कौन से सब सेल में होगा? S सब सेल में होगा। अगर L इज इक्वल टू 1 दिया है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो कौन से सब सेल में होगा? P सब सेल में होगा। अगर L इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है तो कौन से सब सेल में होगा? D सब सेल में होगा। अगर L इज इक्वल टू मेरे को यहाँ पर 3 दे रखा है तो कौन से सब सेल में होगा?
एफ सब सेल में होगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L गिवन है तो उसको हम बता सकते हैं कि वो कौन से सब सेल में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया, अब कौन सा क्वांटम नंबर आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, स्पिन क्वांटम नंबर। वी नो स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। अब ये स्मॉल एस, इस स्मॉल एस में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर एंड दिस इज फॉर एस सबसेल। ठीक है, और फॉर ए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ एक वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक, जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इनर क्वांटम नंबर। कौन सा है हमारे पास, इनर क्वांटम नंबर। एंड वी नो इनर क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉर ए गिवन एल एंड एस दिस इनर क्वांटम नंबर जे कैन टेक टू वैल्यू, वन इज एल प्लस एस एंड अनदर वन इज एल माइनस एस। ठीक है, तो फॉर ए गिवन एल एंड एस दिस जे यानी इनर क्वांटम नंबर कैन टेक टू वैल्यू, वन इज एल प्लस एस एंड अनदर वन इज एल माइनस एस। ठीक है, अगर हम एग्जांपल कहें फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, सिंपलेस्ट एटम कौन सा ले लिया हमने, फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। अगर हम वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बात करूं तो मैंने एक स्पेशल कंडीशन ले ली कि मेरे को गिवन है L इज इक्वल टू 1 एंड S इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर J की दो वैल्यू होंगी, इनर क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होंगी। कौन कौन सी, एक तो क्या होगी L यानी 1 प्लस 1/2 होगी, और दूसरी क्या होगी हमारे पास 1 माइनस 1/2 होंगी। यानी कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 3/2 और 1/2 होंगी। इसको प्लस किया तो कितना है 3/2, इसको माइनस किया तो कितना आया 1/2 आया। तो यहाँ पर फॉर ए गिवन L एंड S, अगर L इक्वल टू 1 है और S इक्वल टू 1/2 है तो उसके लिए J की दो वैल्यू निकल के आई, एक कितनी है 3/2 और एक कितनी है 1/2 है। नाउ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 प्रकार के क्वांटम नंबर को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इनकी मैंने डेफिनेशन या फिर क्या होते हैं इस बारे में हमने जाना। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टर्म्स ऑफ एटम। कि टर्म्स ऑफ एटम क्या होता है, ठीक है, देखते हैं टर्म्स ऑफ एटम। तो टर्म्स ऑफ एटम को डिफाइन करना बड़ा ही आसान है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी एटम में एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, हम टर्म्स ऑफ एटम बोलते हैं। यहां बोल सकते हैं एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ एटम। तो क्या बोल देंगे हम इसको, एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ एटम। और टर्म्स ऑफ एटम डिपेंड करता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है उसके लिए L की क्या वैल्यू दे रखी है। तो डिफरेंट L की वैल्यू के लिए जो हमारे पास टर्म्स ऑफ एटम होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर L दे रखा है और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, टर्म लिख दूँ या फिर टर्म्स लिख दूँ, तो यहाँ पर जो अगर L इक्वल टू कितना दे रखा है 0, L क्या है यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक, अगर L इक्वल टू 0 दिया है तो उसके लिए जो टर्म होगा वो क्या होगा मेरे पास S होगा। अगर L इक्वल टू 1 दिया है तो उसके लिए टर्म क्या होगा मेरे पास P होगा। अगर L इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 2 दे रखा है तो उसके लिए टर्म क्या होगा मेरे पास D होगा। अगर मेरे पास L इक्वल टू 3 दे रखा है उसके लिए टर्म क्या होगा मेरे पास यहाँ पर F हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, टर्म को डिफाइन कर दिया। तो टर्म क्या दिखाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को दिखाता है, और ये नीचे को भी हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ इतनी बात समझ में आई। ये तो क्या हो गया हमारे पास टर्म्स ऑफ एटम हो गया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, वो है हमारे पास क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पॉसिबल जे वैल्यू, यानी कितनी जे वैल्यू पॉसिबल है किसी भी एक एटम के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम बोल देते हैं। तो हम क्या बोल देंगे इसको, डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे, डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे, जे यानी इनर क्वांटम नंबर, हाँ, डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे फॉर एन एटम इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम, इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम। ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम इज इक्वल टू 2s प्लस 1। किसके बराबर होती है ये, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, ये होती है हमारे पास कितनी, 2s प्लस 1। जहां पर s क्या है हमारे पास, s इज स्पिन क्वांटम नंबर। s क्या है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी इस s की। अगर मैं यहां पर देखूं फॉर एग्जांपल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, किसके लिए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन
एटम, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात करता हूं तो S इक्वल टू कितना होगा इसके लिए 1/2 होगा। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी निकालूं फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, कितनी हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करूँ तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम जो मल्टीप्लिसिटी होती है कितनी होती है, 2 होती है। या मैं बोल सकता हूँ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम जो J की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, या फिर इनर क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। अभी जब हमने यहाँ पर किया था, डिफाइन किया था इनर क्वांटम नंबर को, तो वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए J की कितनी वैल्यू आई थी, 2 वैल्यू आई थी, एक 3/2 और एक 1/2। इतनी बात समझ में आई। ये क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम, और ये क्या होगा हमारे पास, टर्म्स ऑफ एटम। नाउ अभी तक हमने क्वांटम नंबर पढ़ा, टर्म्स ऑफ एटम पढ़ा, मल्टीप्लिसिटी पढ़ा। अब इन सबको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे और एक सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे, या फिर एक नोटेशन लिख देंगे किसका, इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का। तो देखते हैं कैसे, नोटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो बड़ा ही आसान है, कैसे कर देंगे, तो नोटेशन करना है, एक सिंबल टाइप का बनाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या लिख देते हैं, हम यहां पर टर्म लिख देते हैं। टर्म क्या है हमारे पास, SPDF, जो किस पर डिपेंड करेगा, L की वैल्यू क्या है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, हम सबसे पहले टर्म लिख देंगे। इस टर्म के सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम क्या, मल्टीप्लिसिटी। यहां क्या लिख देंगे, हम इसकी मल्टीप्लिसिटी लिख देंगे उस एटम की, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में क्या आ गया, मल्टीप्लिसिटी आ गया। अब जो यहां पर सब स्क्रिप्ट है, यहां पर लिख देंगे हम क्या, इसका इनर क्वांटम नंबर। क्या लिख देंगे हम यहां पर, इनर क्वांटम नंबर लिख देंगे, यानी क्या लिख देंगे, J लिख देंगे। और यही जो रिप्रेजेंटेशन हुआ या फिर जो यहाँ पर टर्म निकल के आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नोटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोल देते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पर और अच्छे से लिखना चाहूँ, जो टर्म होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, L से। तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, S हो सकती है, P हो सकती है, D हो सकती है, F हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन के L की क्या वैल्यू दे रखी है। L यानी स्मॉल l, ठीक है, यानी कौन सा वाला, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब यहां क्या लिखना है हमने, सुपर स्क्रिप्ट में मल्टीप्लिसिटी लिखना है। और मल्टीप्लिसिटी कैसे दिखाते हैं हम, 2s+1 से दिखा। तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, 2s+1 आ जाएगा, ठीक। अब सब स्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, इनर क्वांटम नंबर, उसको किससे दिखाते हैं हम, J से दिखाते हैं। और यही क्या है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। आई बात समझ में। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, नोटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। ओके, नाउ यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, टर्म लिख दिया है। क्या लिख दिया है, टर्म्स। अब टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास, S टर्म हो सकता है, P टर्म हो सकता है, D टर्म हो सकता है, F टर्म हो सकता है, G टर्म, नीचे को और भी टर्म हो सकते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 लिया है, सिंपल केस लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L लिख दिया है। अब हम सब जानते हैं S के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, P के लिए कितनी होती है, 1 होती है, और D के लिए कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर J लिख दे रहा हूँ। अब हम सब जानते हैं J इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, L + S होता है, यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर प्लस माइनस स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इस केस में कितना है, 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर की तो वैल्यू फिक्स होती है 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, वो कितनी होती है, 1/2 होती है। नाउ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं, तब कितना आएगा, 1/2 आएगा। इस फर्स्ट वाले केस के लिए क्या आएगा, 0 + 1/2 यानी 1/2। जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 - 1/2 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, -1/2। लेकिन J की वैल्यू माइनस नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी J की, कौन कौन सी, 0 रखने पर L की जगह, एक तो क्या आएगी 1/2 और एक क्या आएगी -1/2। लेकिन J की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर J की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो ये वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर L = 0 के लिए J की सिर्फ एक वैल्यू होगी, और कितनी होगी, 1/2 होगी। सिमिलरली इसके लिए देख लेंगे, लेकिन इसके लिए J की 2 वैल्यू होंगी। एक कौन सी होगी, 1 + 1/2, और एक कौन सी होगी, 1 - 1/2। यानी एक तो क्या होगी 3/2, और एक क्या होगी मेरे पास यहाँ पर 1/2। सिमिलरली L = 2 के लिए एक वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 2 + 1/2, और एक क्या होगी 2 - 1/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/2, 3/2 आ जाएगा। इतनी बात है। अब नेक्स्ट केस में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नोटेशन, यानी ये लिख देते हैं, या नोटेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख देंगे, नोटेशन, ठीक। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, नोटेशन लिख दिया। अब नोटेशन के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमको L लिखना है, यानी टर्म लिखना है। तो इसके लिए L की कितनी वैल्यू है, L क्या है इसके लिए, S है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, S लिख दिया। फिर इसके मैंने क्या लिखना है, इसके सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, हमको इसकी मल्टीप्लिसिटी लिखना है। और कौन सा आइटम है, 1 इलेक्ट्रॉन आइटम है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। यहाँ क्या लिख दिया हमने 2 लिख दिया है। अब इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है हमको J लिखना है, यानी क्या लिखना है इनर क्वांटम नंबर लिखना है। तो इसके इनर क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा। तो ये तो किसके लिए हो गया फर्स्ट वाला केस। ठीक, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस में क्या है P है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं सबसे पहले टर्म क्या लिख दूंगा P लिख दूंगा। एटम वही है 1 इलेक्ट्रॉन एटम, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, यानी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 2 हो जाएगी। अब सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा J एक क्या है 3/2 और एक क्या है 1/2। पहले कौन सा लिख दिया मैंने इसका 3/2 लिख दिया। अब नेक्स्ट केस में एक और आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पर दो हमको क्या देखने को मिलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देखने को मिलेंगे, या फिर 2 एनर्जी लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो टर्म होता है किसको रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज में यहाँ पर डी के लिए कितना है मेरे पास 2 है, एल इक्वल टू कितना है 2 है, तो यहाँ पर डी है तो ये डी आ जाएगा सबसे पहले, और यहाँ तो ये 2 ही रहा क्योंकि एटम वही है, लेकिन ये नीचे कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एक और नया एनर्जी लेवल या फिर नया टर्म आ जाएगा, वो कितना होगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितने एनर्जी लेवल हो गए, इसके लिए कितने एनर्जी लेवल हो गए 2 एनर्जी लेवल हो गए, इसके लिए भी 2 एनर्जी, लेकिन इसके लिए कितना सिर्फ 1 एनर्जी लेवल है। तो इस तरीके से हमने देखा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होते हैं या फिर जो खाली टर्म होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ एक और थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्या दिया होगा एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिया होगा और हमें कहा गया होगा कि बताओ इसके लिए डिफरेंट क्वांटम नंबर क्या क्या है। मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दे रखा है, क्वेश्चन टाइप का मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे एक यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2 इंटू P2 इंटू 3 के बेस में 3/2 ये दे रखा है। ये क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ पूछा गया है कि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होगा, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, या फिर इनर क्वांटम नंबर क्या होगा, ये सब पूछा गया है, हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये जो अब यहाँ पर हम ये 2 की बात नहीं कर रहे, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रखा है, जो ये 2 होगा ये किसको दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाता है। तो इस केस के लिए n इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 है। अब दूसरा क्या है हमारे l इक्वल टू कितना होगा बता सकते हैं आप, l इक्वल टू ये क्या है p है, तो p के लिए l इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 है, तो l कितना होगा इसके लिए 1। अगर टर्म p होगा तो उसके लिए l कितना होता है 1 होता है। अगर मैं यहाँ इसके लिए s निकालूं तो s कितना होगा, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है इसकी मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो कौन सा एटम होता है 1 इलेक्ट्रॉन एटम होता है, तो उसके लिए s कितना होगा मेरे पास 1/2 होगा। और इनर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है इनर क्वांटम नंबर, और इनर क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 है। तो इस एनर्जी लेवल के लिए इस तरीके के हमारे पास क्वांटम नंबर है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो गया। अगर सिंपल भाषा में बोले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या दिखाता है, तो हम बोल देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को दिखाता है किसी एटम के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।